जय हिंद स्टूडेंट। आज आप सबके बीच फिजिक्स का चैप्टर 1 लेकर के आए हुए हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से देख करके आपको लग रहा होगा कि कितने चैप्टर इसमें पढ़ना होगा। सबसे पहले ये ज़रूरी है, ये क्लास 10th का केमिस्ट्री फिजिक्स है और इसमें टोटल आपको पढ़ना है चैप्टर 7। कितना चैप्टर है? 7 है। लेकिन ये हमारा पर्यावरण है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा नॉलेज इसमें लेना पड़ता है। लेकिन आपको मेन जो टॉपिक है, एक पहला आपका है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव, छठा में है आपका ऊर्जा के स्रोत, सातवां है आपका हमारे पर्यावरण। ये पूरा का पूरा 7 चैप्टर आपके सामने हैं। अब यहाँ से एक चैप्टर को लेकर चलेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके तब फिर हम चैप्टर पे आएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, पहले इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, कोई भी अगर आपका एक यहाँ पे ले लेते हैं कांच। ठीक है, इस पे हम ले लेते हैं कांच। जैसे मान लीजिए आपका एक कांच हो गया। ठीक है, पीछे से कलई किया गया है। अगर हम इस पे टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, टॉर्च जलाएंगे ऐसे, हमारा एक टॉर्च है इस टाइप से, इस टाइप से टॉर्च है, तो इसका प्रकाश आएगा, इस पर पड़ेगा। यहाँ से टॉर्च तुमने दबाया तो क्या हुआ, प्रकाश पड़ा इस पर। तो प्रकाश पड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से अगर तिरछा पड़ रहा है तो ऐसे ही निकल गया यहाँ से। ठीक है, आपने बचपन में किया होगा कि अगर टॉर्च ले लिए, आईना पर जाकर के जलाइएगा, सीधा जलाइएगा तो उसका फोकस क्या होगा, सामने आएगा, और थोड़ा सा तिरछा करके जलाइएगा तो उसका फोकस क्या होगा, उसको तिरछा करके निकालेगा वहाँ से। ठीक है, तो यही क्या होता है कि प्रकाश जा करके पड़ा और पड़ने के बाद वहीं से क्या हुआ, अपना रास्ता बदल दिया, तो उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी पड़ा और उसके बाद वहाँ से निकल गया, प्रकाश गया, पड़ा और उसके बाद निकल गया, तो यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अब जैसे ये मान लीजिए इतना सा लाइन आप छोड़िए, एक लाइन लेके बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन आया और यहाँ से गया, यानी ये रे है प्रकाश का, आया और इधर चला गया। तो जो आता है इसको क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है, दर्पण है। क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, ये आपका जो आ रहा है प्रकाश, तो इसको बोलेंगे आप श्वेत प्रकाश है। क्या है, ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है। लेकिन इस लाइन को क्या बोलेंगे, आ रहा है, जब आ रहा है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, और इधर से जब पढ़ के निकलेगा तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्यों, क्योंकि पढ़ने के बाद इधर आया है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे मिलता है बिंदु, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। और इसी पर क्या होता है, एक अभिलंब पड़ता है, इसको बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल। ठीक है, और ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इसको आई बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये आपका परावर्तित किरण यानी इसको आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये इंसिडेंट रे होता है, ये नॉर्मल होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। हिंदी में इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, और ये तीनों का जहाँ पे पॉइंट मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये आपका दर्पण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, और ये आपका इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, ये आपका नॉर्मल या अभिलंब बोलेंगे इसको। चलिए, तो यही आपका जो है चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसी से बेसिक आपको समझना है पूरा क्लियर, क्योंकि इसके बिना पूरा फिजिक्स आपका अधूरा है। क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि प्रकाश पड़ा और पढ़ने के बाद किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको देखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। जैसे यहाँ से आपका अब चैप्टर स्टार्ट होता है
तो इसमें आपको भौतिक क्या है उसके बारे में देखना है, फिर प्रकाश क्या है उसके बारे में देखना है, और ऐसे कर करके आपको पूरा चैप्टर एंड करना है। तो चैप्टर एंड करने से पहले शुरुआत करना भी जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत कैसे करना है, अब यहाँ से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा भौतिकी, ठीक है। यानी भौतिकी क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भौतिकी, ठीक है। तो भौतिकी पढ़ रहे हैं तो हमें जानना भी है कि भौतिकी होता क्या है, ठीक है। तो ये विज्ञान की एक शाखा होती है, ठीक है। विज्ञान की क्या होती है, शाखा होती है। यह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे मौसम बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। यानी जैसे आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके प्राकृतिक में कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वही क्या होता है आपके, इसको प्राकृतिक घटना बोलते हैं। यानी कुछ ना कुछ होते रहता है प्राकृतिक में, वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक घटना कहलाता है। तो प्राकृतिक घटना में तुम्हारा चंद्र और सूर्य आ गया, यानी वर्षा का होना, फिर बादलों का बनना, मौसम का बदलना, ठीक है। जैसे मौसम चेंज होते रहता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से बरसात, ऐसे चेंज होते रहता है। फिर बादल बनता है, बारिश होती है, ये सब आपको देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सब क्या हो गया आपका, यही भौतिकी कहलाता है। यानी भौतिकी का मतलब क्या होता है कि आपके प्राकृतिक में जितने भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में का अध्ययन, ठीक है, उसी का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। अब आते हैं प्रकाश क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रकाश क्या है, ठीक है। अब बताइए प्रकाश होता क्या है। अगर जैसे हम अभी किसी भी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, जैसे हमारे हाथ में मार्कर ही है, हम इसको देख पा रहे हैं, तो ये प्रकाश के वजह से ही देख पा रहे हैं, प्रकाश के वजह से इसको देख पा रहे हैं। आप भी अगर किसी घर में जाइएगा, अंधेरा घर में, उसमें का लाइट ऑफ कर दीजिए, उसमें खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं है, सब बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाए कि आप अपने हाथ को देखिए, तो आप अपने हाथ को भी देख नहीं पाइएगा, इतना अंधेरा रहेगा कि उसको देख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो बताइए उसमें आप किसी भी वस्तु को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उस घर में या उस रूम में प्रकाश नहीं जा पा रहा है, उस रूम में प्रकाश नहीं जा पा रहा है। प्रकाश के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अभी मान लीजिए कि आपके पास लाइट है या किसी भी सोर्स से आप किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, जैसे आपके पास बुक पड़ा होगा, बेंच होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, या हम भी हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है कि प्रकाश जो है हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता देती है, ठीक है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अपने मन से डिफिनेशन बनाना है, किसी को रटा रटाया डिफिनेशन याद नहीं रखना है, अपने मन से डिफिनेशन, यानी समझ लो प्रकाश होता क्या है। यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। बस ज़्यादा इसमें माथा पीछे नहीं करना है, आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, यही बात, ठीक है। यानी समझने वाला जो पॉइंट है उसको समझिए, बाकी आपको डिफिनेशन बनाना है कि कैसे सटीक डिफिनेशन और सूटेबल डिफिनेशन होना चाहिए, इसको आप तरीक़ा से सजाना है और फेयर करना है, ठीक है। एक नोट्स बनाइए अच्छा से फिजिक्स का, एक मोटा सा ले लीजिए कॉपी, ठीक है, और उस कॉपी में इतना तगड़ा नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको जैसे दिसंबर आता है तो दिसंबर और जनवरी मात्र 2 महीने रिवीजन का समय रहता है। 2 महीने में एकदम आप यूं ही उड़ाइएगा, और आपके पास मतलब समझिए कि टोटल मैथ साइंस ये दो तो आपका मतलब रहता है पढ़ना। बच्चे इसको खूब अच्छे से पढ़ते हैं, यानी चाव से पढ़ते हैं, ठीक है। और इस 2 को अगर पढ़ रहे हैं आप, तो 2 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे समझिए कि 450 नंबर आपका कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। 450 एकदम टारगेट रख के चलिए तो चलिए, उससे कम लेके चलिएगा तो फिर आपको पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। आप चुपचाप छोड़ दीजिए, मत सोचिए आपको 400 नंबर चाहिए, आप छोड़ दीजिए। आप दिसंबर में आइए और चुपचाप से ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे, आपको आराम से पास हो जाइएगा। 300, 320, 330 नंबर लेके आ जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। जब पढ़ना ही नहीं है तो अभी से मेहनत करके क्या फ़ायदा होगा। तो इससे बेटर है कि आप अगर 400 नंबर चाहते हैं, ठीक है, 400 नंबर चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि अभी से लग जाइए। अगर नहीं चाहते हैं, अभी देखिए ये अप्रैल चल रहा है, क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, और आज तारीख हो गया आपका 22, ठीक है। तो अब 22 अप्रैल से आपका क्लास रन कर रहा है,
अगर अभी से आप पढ़ रहे हैं तो 450 नंबर का सपना देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम ऐसे ही मनमौजी पढ़ते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। आप छोड़ दीजिए, दिसंबर में आइए, हम आपको ऑब्जेक्टिव का नोट्स दे देंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आप आराम से पास हो जाइएगा, इतना गारंटी हम लेते हैं। फेल नहीं होने देंगे, पास करा देंगे बस। अगर चाहिए आपको 450 नंबर तो लग जाइए अभी से, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे अभी, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब वही बात है कि किसी भी वस्तु को आसानी से देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें ऊर्जा देती है। यह निर्वात में भी गमन करती है। क्या होता है निर्वात कहने का मतलब? निर्वात यानी वैक्यूम, यानी एकदम खाली स्थान, उसमें भी गमन करती है। जैसे आपको कांच का सिल्ली देते, वैक्यूम कहने का मतलब क्या होता है? एक एक पॉइंट समझिए एकदम बारीकी से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास है, ठीक है। ये क्या है? एक गिलास का टुकड़ा है, ठीक है। एक गिलास का टुकड़ा है। अब इसमें मैं प्रकाश अगर भेजूंगा, जैसे यहाँ से टॉर्च जला रहा हूँ तो इधर भी आपका टॉर्च बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका प्रकाश बाहर निकल जाएगा। तो जब प्रकाश बाहर निकल रहा है तो इसमें अंदर क्या है? पूरा का पूरा एकदम वैक्यूम है, यानी खाली है। एक समझिए कांच का डिब्बा है, उसमें से प्रकाश आप निकाल दिए, ठीक है। तो उसमें हवा नहीं है, फिर भी प्रकाश जा सकता है। निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा ना हो, ठीक है, हवा नहीं हो, उसमें सिर्फ एकदम खाली खाली स्थान हो, ठीक है। तो इस शीशा का डब्बा में भी हो सकता है। तो यही आपका बात है यहाँ पे। अगला देखिए, यह निर्वात में भी गमन करता है, मैंने बता दिया। निर्वात में इसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलिए, या फिर आप बोलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलिए, ठीक है। क्या बोलिए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो गया है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? एक बार कमेंट में कीजिए बिना देखे, ठीक है। कमेंट में कीजिए और बताइए कितना होता है, मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर में, दोनों आपको जवाब देना है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या होता है? एक सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में जाती है, ठीक है। वो टेढ़ टाढ़ करके जिगजैग करके नहीं जाता है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए उसके बाद 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम क्या दिया गया है? विवर्तन दिया गया है, यानी परावर्तन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश हम यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने शीशा रख दिया, तो अब यहाँ पे भेजे तो क्या हो जाएगा? ये प्रकाश यहाँ से विचलित होगा, ठीक है। जैसे ये शीशा है, प्रकाश आपका यहाँ पे आया और यहाँ से क्या हो गया? ये टर्न होके इधर चला गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? विचलित हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। अब प्रकाश का स्रोत क्या होता है ये देखना है हमें। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, यानी वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। जैसे आप दिया जला रहे हैं, लालटेन जला रहे हैं, बॉल जला रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश जहाँ से निकलेगा वही क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। स्रोत कहने का मतलब जहाँ से एकदम निकलता है, ठीक है। एकदम जैसे मान लीजिए आप टर्च जला रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। या दिया जला रहे हैं, या लालटेन जला रहे हैं, या मोमबत्ती जला रहे हैं, तो उसमें से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। किसी माध्यम से चमक नहीं रहा है, वो खुद प्रकाश निकल रहा है। जैसे सूर्य हो गया आपका, क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, उसका खुद का रोशनी आता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो क्या हो गया? एक ऊर्जा का एक प्रकाश का स्रोत हो गया वो, ठीक है। प्रकाश का स्रोत हो गया। जैसे आप देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, कैंडल जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। क्लियर? उसके बाद आपका है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ जो होता है आपका, यानी आत्मदीप्त यानी खुद जल करके क्या करे? आपको प्रकाश दे, उसको आत्मदीप्त बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, जो क्या करता है? स्वयं
प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे आत्मद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। ठीक है, जुगनू देखें आप लोग, जुगनू जो होता है रातों में पेड़ पौधे पे आपको दिखाई देता है जलते हुए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पारा होता है, उसके पिछवाड़े में पारा लगा रहता है, यानी जलता हुआ दिखाई देता है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप्त पदार्थ क्या होता है? जो किसी भी प्रकाश के माध्यम से हमें दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मार्कर है, तो ये दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है, उसके बाद हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर प्रकाश सीधे हमारे आंखों पे नहीं आ रहा है, प्रकाश इस पे आ रहा है, इस पे पड़ने के बाद फिर हमारे आंखों पे आ रहा है, तब हम क्या हो रहा है कि हम इसको आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि हम थोड़ी देर के लिए लाइट पूरा ऑफ कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे एकदम से अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, तब हम क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ को आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अदीप्त पदार्थ क्या है? अदीप्त पदार्थ देखिए, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे आपका दिख रहा होगा यहाँ पे चंद्रमा है, टेबल है, कुर्सी है इत्यादि, ये सब क्या होता है, आपका अदीप्त पदार्थ कहलाता है। किरण किसे कहते हैं? अब ये देखना है, किरण प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे दिशा, उसके दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसके दिशा को ही हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। यानी किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और आपका किरण जो होता है सिर्फ मतलब एक रे को बोलते हैं किरण। ठीक है, एक रे को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट है आपका किरण पुंज किसे कहते हैं? अब किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ऐसे मतलब किरण पुंज ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, आपका सब प्रकाश इधर एक साथ जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाया, किरण पुंज कहलाया आपका। ठीक है, अब किरण पुंज आपका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, एक है आपका समांतर किरण पुंज, एक है आपका अभिसारी किरण पुंज, एक होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। अब ये 3 किरण पुंज आपको दिख रहा है, समांतर, अभिसारी, अपसारी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वाला आपका समांतर किरण पुंज हो गया जो एक दूसरे के समांतर जा रहा है। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। ठीक है, तो अपसारी, आपने अप्सरा ज्वेलर्स का नाम सुना होगा, अप्सरा ज्वेलर्स। तो ज्वेलर्स से आपको पकड़ना है, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है दोनों में, इसको पकड़ना है कि ज्वेलर्स, जैसे मान लीजिए कोई कान में, नाक में या अपने नेकलेस पहन के रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के कान में एक बाली है, ठीक है, अब इसमें प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, प्रकाश आपको ऐसे मतलब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो चमकते हुए दिखाई देगा। कोई भी वस्तु अगर चमक रहा है आपको, क्या होता है, इस पर प्रकाश छिटाता है, चारों तरफ जाता है, यानी इस पर प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो रहा है, छिटा रहा है, वहाँ से निकल के जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे अपसारी, एक ये समांतर हो गया। अपसारी में क्या होगा कि यहाँ से एक बिंदु से प्रकाश निकलते हुए जाएगा, एक बिंदु से प्रकाश क्या होगा, निकलते हुए जाएगा। एक होता है आपका अभिसारी, क्या होता है, अभिसारी। तो अभिसारी से, अभी से आप याद रखिएगा कि मतलब एक बिंदु पे प्रकाश आ करके मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है। बस एक बात आपको याद रखना है, ज्वेलर्स वाला, यानी ज्वेलर्स में क्या होता है, प्रकाश वहाँ से क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, यानी उस पर प्रकाश पड़ेगा, वहाँ से तुरंत क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे प्रकाश क्या होगा, एक जगह आएगा। अब ये क्या, कौन सा एग्जांपल हो सकता है आपका, जैसे मेला में आप लेजर लाइट देखे होंगे, अगर 4-5 लेजर लाइट ले करके एक बिंदु पर डाल, तीनों का डिफरेंस देखते हैं एक एक करके और इसको समझते हैं। फिर जैसे देखिए पहला है समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणों आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसमें क्या होना चाहिए कि सारा किरण एक साथ समांतर जाए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे, यानी एक दूसरे के पैरेलल जाए, यानी समांतर जाए, एक दूसरे के सिक में जाए। ठीक है, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद दूसरी का आता है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मैंने क्या बताया था, अभिसारी यानी एक जगह पे सारा किरण आकर के क्या होगा, इकट्ठा होगा,
एक जगह पे सारा किरण आके इकट्ठा होगा। ऐसा कब होगा? जब आप मेला में लेज़र लाइट का जो एग्जांपल बताए थे, आप क्या किए, 5 लेज़र लाइट खरीद लिए और आपने पांचों दोस्त मिल करके, मैंने बोला कि एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे आप लोग लाइए, तो पांचों अलग अलग से क्या करेंगे, प्रकाश भेजेंगे और एक पॉइंट पे मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभिसारी यानी बहुत सारे तुम्हारे दोस्त हैं, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहे हैं रे को, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आपका आता है, देख लीजिए इसका डेफिनेशन, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होगा, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु से क्या हो रहा है, सभी किरणें फैलती हुई चली जा रही है, यानी एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, कोई मिल नहीं रहा है एक बिंदु से निकलने के बाद। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ज्वेलर है, ठीक है, जैसे अप्सरा ज्वेलर्स बताए थे, तो इस पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो क्या होगा, प्रकाश यहाँ से छिटाएगा और आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। किसी भी अगर गहना पे या कान वाले नाक वाले पे आप टर्च जलाते हैं या लाइट में, जैसे कोई शादी या फंक्शन में आप जा रहे हैं तो देखना किसी किसी के जो होता है ना बहुत चमकीला होता है, तो उस पर क्या होगा, प्रकाश पड़ेगा तो चमकता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है आपको, तो वही आप एग्जाम्पल यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए अब हमने तीनों पढ़ लिए, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। आप भी एक बार इसको रिविजन कीजिए कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, एक एक करके इसका डेफिनेशन आप दिमाग में इसको बैठाइए और याद कीजिए। समांतर किरण पुंज सारा किरण क्या होगा, समांतर जाएगा। अभिसारी किरण पुंज एक जगह पे सारा किरण आके मिलेगा। अपसारी किरण पुंज क्या होगा, अपसारी यानी एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होगा, आपको एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होगा। ये तीनों आपको दिमाग में बैठा दिया मैंने। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, इसको हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। चलिए, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। अब इसमें होता क्या है कि आपको कोई माध्यम होता है जिसके माध्यम से क्या होता है कि प्रकाश निकल करके हमारे नेत्र तक यानी हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसको हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब यहाँ से प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है। कौन कौन से है दो प्रकार, आइए देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है आपका विषमांगी माध्यम, ठीक है। तो समांगी माध्यम में क्या होता है, विषमांगी माध्यम में क्या होता है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। चलिए, एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है वो समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल, कांच। अब एक समान बनावट क्या होता है कि उसमें सिर्फ जल का ही आपको पार्टिकल दिखाई देंगे उसमें। जैसे कह रहा है कि एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान होता है, वो क्या कहलाएगा, समांगी कहलाएगा। जैसे कांच, अगर कांच आप देखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक समान का जो पार्टिकल होता है, कण होता है, सब मिलाया जाता है उसमें, ठीक है, तब जाके आपका कांच तैयार होता है और ये आपको समांगी माध्यम कहलाता है। विषमांगी माध्यम, जैसे एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट समान नहीं होता है, वो आपका विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे आपका गर्म और ठंडी ये दोनों क्या है, मिला हुआ है, हवा का मिश्रण है, गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण होता है, तो ये विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे ये दोनों हमको क्या करते हैं, ये प्रकाश के किरण को नेत्र तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये समांगी और विषमांगी हो गए दो। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश के गमन के आधार पर आपको बताना है कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। चलिए, पदार्थ के गमन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला होता है आपका पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी, ठीक है। अब पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी ये क्या होता है, जैसे देखिए एक होता है पारदर्शी, एक पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी,
ठीक है, ये 3 आपका दिख रहा है। तो पारदर्शी में क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को अगर बीच में कोई माध्यम लगा दे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा गिलास है जिसको बीच में अगर रख रहे हैं तो बाहर भी हम देख सकते हैं, तो क्या कहलाता है, पारदर्शी। और उसके बाद क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है कि हम अगर ऐसा चीज़ लगा दिए यहाँ पे कि उसके उधर हम नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ईंट पत्थर आ गया, चाहे दीवार आ गया, तो हम उसके पार देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अगर कांच का ग्लास लगा दिए जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, या प्लास्टिक, वाइट प्लास्टिक लगा दिए, ट्रांसपेरेंट होता है, हम उस पार देख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। लेकिन हमें ईंट का जो दीवार है ये पारदर्शी नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। एक जो होता है पारभासी, ठीक है, पारभासी जो होता है आपका क्या होता है, वो हल्का हल्का दिखाई देता है, ठीक है, हल्का हल्का दिखाई देता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि कागज़ पे तिल लगा करके आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है, अंशतः यानी हल्का हल्का उसमें से क्या होगा, हम बाहरी वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए ये तीनों का डेफिनेशन देखते हैं एक एक करके। पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा। कांच आप लोग देखे होंगे, पानी भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पानी का एक आप बाल्टी रखे हुए हैं, उसमें एक रुपये का सिक्का डाल दिए। अब जैसे 1 रुपये का सिक्का डाल दिए उसमें, तो क्या होगा, आप ऊपर से उस सिक्के को देख सकते हैं। जब सिक्के को देख सकते हैं तो क्या होगा आपको कि उस पानी में भी आप क्या कर सकते हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको हवा दिखाई देता है, हवा, तो हवा आपके सामने रहता है लेकिन आपको फील नहीं होता है कि हवा है, ठीक है। लेकिन हवा के उस पार भी आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हवा चारों तरफ है, ठीक है, तभी आप सांस ले पा रहे हैं और जिंदा हैं, नहीं तो आप जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, मैंने आपको ईंट का दीवार बताया था, तो ये भी आप एग्जाम्पल में रख लीजिए। चलिए उसके बाद पारभासी आता है। पारभासी को देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। पारभासी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अंशतः कहने का मतलब यानी हल्का सा प्रकाश क्या होगा, बाहर निकलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पारभासी कहेंगे। जैसे तिल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच। जैसे मान लीजिए कि आपका कांच है तो कांच में जैसे एक कांच है आपका, ठीक है, और पीछे कलई किया गया था, ठीक है, कलई कर दिया गया एकदम से, ठीक है। और उसमें क्या कीजिएगा, आप ब्लेड लेकर के हल्का उसमें क्या कर दीजिएगा, इसको हल्का सा होल बना दीजिएगा इस पर, ठीक है, हल्का सा होल ऐसे बना दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका पारभासी कहलाएगा, ठीक है। यानी समझिए कि तेल लगा हुआ कागज़ और घिसा हुआ कांच, ठीक है। अब छाया किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ गया इसमें। चलिए, जब किसी प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने प्रतिबिंब, आपका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब, परछाई जो बोलते हैं हम लोग, वही छाया कहलाता है। तो क्यों बनता है, ठीक है, जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तब प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, ठीक है। इसी कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा इमेज बन जाता है, जो तुम्हारा क्या कहलाता है, एक प्रतिबिंब बनता है, वही आपको कहलाता है छाया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। अब यहाँ पे आता है आपका चैप्टर का जो नाम था उसका क्वेश्चन, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन मैंने आपको फर्स्ट पेज में ही समझाया था। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस लौटने की घटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि ये है आपका, मान लीजिए कि ये कोई आपका वस्तु हो गया, ये आप इसको दर्पण ही ले लीजिए। मैंने क्या बोला था कि इस पर प्रकाश आया और टकरा गया, टकराने के बाद इधर रिटर्न हो गया, बीच में आपका विलंब था, ये तीनों मिला करके यहाँ पे आपका बन गया था क्या, ये आपको बन गया था पोल, ठीक है, यानी इसको ध्रुव कहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, या इसको आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आके मिल रहा है इसी को, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो गया,
एक ऐसा मतलब इमेज यहाँ पे तैयार हो रहा है कि ये डिफिनेशन को आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, इस पे आके प्रकाश टकराया और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको टॉर्च जला बना करके दिखाया गया है कि यहाँ पे टॉर्च का प्रकाश आया और आने के बाद यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, तो जब जाएगा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, कोण बना रहे हैं यहाँ पे। ये जो कोण बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। अब प्रकृति के आधार पर बताना है आपको। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परिवर्तन, एक अनियमित परिवर्तन। ठीक है, तो नियमित परिवर्तन क्या होता है? वैसा पदार्थ जो चिकनी और चमकीली होती है। चिकनी और चमकीली आपका क्या होता है? दर्पण ही होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ले लो, जो भी लेना है। ठीक है, दर्पण। ठीक है, दर्पण के पीछे कलई कर दो, ये आपका क्या होता है? ये चमकीली सतह होता है। तो ये प्रकृति के आधार पर पहला नियम आपका जो दिख रहा है, इसका डेफिनेशन है वैसे पदार्थ जो चिकनी और चमकीली होती है, चमकीली सतह से नियमित रूप से होते हैं, इसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन क्या होता है? वैसे पदार्थ जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। यानी रुखा टाइप का होगा, जहाँ पे आपका ऐसे 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 मान लीजिए कि प्लेन नहीं है, चमकीला नहीं है, ये दूसरा टाइप का है। ठीक है, अलग है। यानी नियमित परिवर्तन जो होता है एकदम प्लेन होना चाहिए, चमकीली सतह होना चाहिए, लेकिन इसमें चमकीली सतह नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? आपका अनियमित परिवर्तन कहलाएगा। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रकाश के परावर्तन। क्या है? प्रकाश के परावर्तन। अब परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह जो होता है उसको देखते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपनी माध्यम में ही लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अब आपतित किरण, यहाँ से आपका पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। आपतित किरण, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके परावर्तक सतह हो गया, ये आपका परावर्तक सतह हो गया, ये आने वाली किरण है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और परावर्तित किरण क्या होगा? परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ से टकरा के जाने वाली जो किरण होगी उसी माध्यम में लौट गया, ये जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं? पहले एक आपतन बिंदु देख लो। ये आपका आने वाला किरण, ये जाने वाला किरण। आने वाला किरण को आपतित किरण, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण। और एक आपका है इसमें अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु आपका ये था, मैंने बताया था, ये आपतन बिंदु है। इसी पर डाला गया अभिलंब क्या कहलाता है? इसी पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखिए आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। यानी ये वाला कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ये वाला कोण आपका आपतन कोण कहलाता है, यानी इसको एंगल आई बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए अब परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो मैंने वही बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्रकाश आया, इधर से चला गया, तो आया हुआ ये है और चला गया इधर से। ठीक है, तो जब इधर से यानी बीच में अभिलंब आपका आ गया, तो ये वाला कोण आपका आई था। ठीक है, तो ये कोण आई बनाया, तो इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। इधर से ये आपका कोण आर बनाता है, तो ये आपको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो उसको आपतन कोण और परावर्तन कोण बोलना है। चलिए अब इसमें देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, ये आपका VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में हर साल रहता है, इस साल भी रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल कहने का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ऐसे एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो इस पर मैंने क्या बोला
कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई उठा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, तीनों के तीनों एक ही तल में होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तो उसको फर्स्ट नियम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, कहता है कि एंगल आई जो है ये एंगल आर के बराबर होना चाहिए, ये आपका सेकेंड नियम कहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम बताया था आपको कि क्या बोल रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई से परावर्तन कोण आर से सूचित किया जाता है इसको, और ये होता है आपका आई बराबर आर, यानी एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका परावर्तन का सेकेंड नियम हो गया। उसके बाद अगला है विचलन किसे कहते हैं, विचलन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। जैसे अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के, आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, यानी आपका ये यहाँ से आपतित किरण होता है, ठीक है, ये परावर्तित किरण हो गया, तो कह रहा है कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण जाता है, यानी इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया तुमने, जो यहाँ पे बन रहा है वही तुम्हारा क्या बनता है, ये विचलन कोण बनता है। तो इसके बीच का तुम्हें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दुगुना कर लेना है, यानी 180 पूरा हो रहा है और इसको तुम दुगुना करके हटा देगा, ये मतलब ये वो तुम्हारा क्या हो गया, ये आई, ये तुम्हारा इधर से आई। ठीक है, इसको तुम दोनों घटा देगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये विचलन कोण तुम्हारा निकलता है। चलिए, ये दो तरीके से बनता है, एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा ये होता है और घड़ी की विपरीत दिशा ये होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज करने का मतलब घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉक करने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आ रहा है आपको। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको देख करके समझना है और क्लियर हो जाएगा। चल रहा है वीडियो वहाँ, चलो देखो, अब मान लीजिए कि आपतन कोण आपको कितना दिया है 45 डिग्री, तो विचलन कोण का मान बताना है आपको। मैं यहाँ पे अब इमेज के साथ आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ये किसका मान दिया है, आपतन कोण का, तो मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण कौन होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, मैंने उधर आपको बताया था कि 180 माइनस 2i। ठीक है, यानी आई का जो मान होगा उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा और 180 में से घटा दीजिएगा, तो उसमें से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब विचलन कोण आपको निकालना है, तो 180 माइनस 2i, तो आई का मान कितना है आपका यहाँ पे 45 डिग्री है, यानी आई का मान आपको 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 2 गुने 45 कर दीजिएगा, 180 में से 90 घट गया, कितना मिला 90 डिग्री आपको। ठीक है, तो ये आपका विचलन कोण का मान निकल गया। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। इसमें दोनों बताना है आपको, आपतन कोण और विचलन कोण। इसमें आपतित किरण और परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, 35 डिग्री से कोण पर आती है। ठीक है, ये देखना है आपको। तो देखिए आपतन कोण कितना है आपका, अब आपतन कोण मैं पहले आपतन कोण निकाल देता हूँ ताकि उधर से आपका विचलन कोण निकालने में आसानी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपतन कोण आपका होता है अविलंब और इसके बीच में, तो ये पूरा आपका अविलंब जो पड़ता है 90 डिग्री पर पड़ता है, इतना तो बात आपको पता होना चाहिए। तो 35 डिग्री के कोण पर ही घूम के आ रहा है, यानी यहाँ से जो 35 डिग्री के कोण पर आ रहा है, तो बताइए पूरा का पूरा कितना है 90 डिग्री, और इसमें से 35 डिग्री घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा। तो ये आपका आपतन कोण निकल गया 55 डिग्री। ठीक है, यानी 55 डिग्री आपका ये हो जाएगा अंदर वाला, तो 55 35 90 हो जाएगा। तो ये आपतन कोण का मान आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है कि विचलन कोण बताइए, तो विचलन कोण क्या होगा, अब जो आपका आपतन कोण होगा यही आपका दुगुना कर देना होगा, तो 55 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब 180 में से 110 चला गया तो कितना बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, तो
तो ये आपका ये न्यूमेरिकल यहाँ से तैयार हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल इसमें देखिए 3 नंबर, यदि परिवर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। परिवर्तन कोण आपको दे दिया है, तो जैसे परिवर्तन कोण दिया है तो आपको पता है कि परिवर्तन के नियम से आपको 2 नियम पता है। तो एक पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको कह रहा है कि परिवर्तन कोण का मान 80 है, तो परिवर्तन कोण का मान 80 है तो आपको आपतन कोण का मान भी 80 होना चाहिए। चलिए, तो ये आप रूल से देख लीजिएगा कि परिवर्तन कोण के नियम से यहाँ पे लिख दिए हैं, परिवर्तन के नियम से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, परिवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। तो जब आपतन कोण आपका परिवर्तन कोण आपका 80 दिया हुआ है तो आपतन कोण अपने आप क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद विचलन कोण निकाल लीजिए, 180 उसके बाद 2i हो गया आपका, तो 180 2 गुने 80, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 160, क्या बचा 20 डिग्री, आंसर हो गया। बिल्कुल आपका ये मैथ है, नॉर्मल मैथ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से इस पर चर्चा किया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आपतन कोण 70 है तो विचलन कोण का मान बताइए। कितना आसान है, आपतन कोण आपको 70 दे दिया है तो फिर इसको क्या कीजिएगा, दुगुना कीजिएगा 2i रख के, तो i का मान आपका 70 डिग्री हो गया। और 180 में से क्या कीजिएगा 140 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 40 डिग्री, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, हम लोग के भाषा में उसको बोलते हैं परछाई। जैसे खड़ा होते हैं तो परछाई बनता है। आओ तो छोटका तुमको परछाई बताते हैं, इधर आओ, आओ आओ जल्दी आओ, नहीं दिखेगा, आ जाओ, आओ आओ तुमको वीडियो में दिखाते हैं, इधर आओ, आओ ना, तुमको बच्चा सब देखेगा, आ जाओ आ जाओ, नहीं आ रहा है। चलो देखो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मुन्ना खड़ा है, ये मुन्ना खड़ा है बड़े बड़े आँखों वाला। अब इसका परछाई यहाँ पे नीचे बन जाएगा, इसका परछाई ऐसे बन जाएगा, ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो यही क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बोलते हैं, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ऐसे मैंने प्रकाश भेजा, तो भेजा तो हमको लग क्या रहा है कि इधर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर से एक प्रकाश निकल के चला गया, तो ये भी क्या होगा, इधर जा रहा है। ठीक है, और दोनों इधर निकल गया, तो यही इधर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक और इमेज देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, एक वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु से प्रकाश एक गया पैरेलल, ठीक है, और एक गया यहाँ से। आप देखिए जो पैरेलल गया वो क्या होगा, वो फोकस होकर गुजर जाएगा, और जो यहाँ से जाएगा, चलिए इसको बाद में हम देखेंगे आगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोग को। अब यहाँ से देखिए, ये आपका जो प्रतिबिंब होता है कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एक बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक बनता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब ये क्या होता है ये देखना है आपको। ठीक है, प्रतिबिंब तो होता है लेकिन एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक कहने का मतलब और वास्तविक कहने का मतलब क्या होता है, एक बार आप बोर्ड पे डिफिनेशन के साथ देखिए। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे आप देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जो परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जिस वस्तु को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे आपको इमेज मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी बात आप डाउट हुआ होगा उसको देखिए। ये आपका है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण है, आया और क्या हुआ, इधर परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये समतल दर्पण था। अब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, नीचे साइड में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्राकृतिक से देखिए काल्पनिक होगा
और सीधा होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक काल्पनिक है लेकिन आपको सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब उतनी प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आप आईना के सामने खड़े हैं, ये आईना है, अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी इधर क्या होगा, उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी आपको उतना ही दूरी पर इधर बनेगा। ठीक है, तो यही होता है आपका। उसके बाद देखिए पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर शीशा में आप खड़े हैं तो आप इधर से खड़े हैं तो वो उधर से खड़ा हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे इमेज में समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे देखिएगा, अगर आप इमेज में ऐसे आर बना के दिखाते हैं हाथ पर तो इधर आपको उल्टा आर दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो ये पार्श्विक उल्टा बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस प्रतिबिंब पे P दिखाइएगा ऐसे तो उधर से P दिखाएगा तो आपको Q लगेगा। ठीक है, तो ये पार्श्विक प्रतिबिंब होता है। जैसे आप देखे होंगे एम्बुलेंस पे, ठीक है, एम्बुलेंस के फर्स्ट पे जो शीशा, फर्स्ट शीशा जो होता है फ्रंट वाला, उस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। क्यों ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि सामने वाला अगर कोई गाड़ी वाला है तो उसके साइड मिरर में सीधा प्रतिबिंब बन के जाएगा तो उसको सीधा पढ़ने में आसानी रहेगा, एम्बुलेंस लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये सीधा लिख देता है एम्बुलेंस पर तो पढ़ने वाले को उल्टा दिखाई देता ना, तो क्या होता है, वो जल्दी से नहीं पढ़ पाता तो साइड नहीं दे पाएगा। इसलिए उल्टा लिखा जाता है ताकि वो सामने वाला जो ट्रक ड्राइवर है तुरंत उसको दिखाई दे कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, एम्बुलेंस आ रहा है, तुरंत साइड हो जाएगा और एम्बुलेंस को पास कर देगा वहाँ से। ठीक है, तो ये आपका पार्श्विक उल्टा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताते हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी आपको डाउट है मन में। चलिए अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए क्या है, यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ऐसे है, ठीक है, अब आपको लेके आना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वस्तु रख दी मैंने, ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक प्रकाश भेजा और एक प्रकाश यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका एक होता है फोकस, ठीक है, तो एक मैंने यहाँ से फोकस से गुजारा, ठीक है, सॉरी, अब ये जो पैरेलल जाता है ना, ये फोकस से गुजरता है, तो फोकस से गुजरा। और एक क्या होता है कि आपको एक केंद्र से गुजरता है यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंटर है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर है, तो एक यहाँ से आपका सेंटर से गुजर के जाएगा। तो जहाँ पे ये कट रहा है, तो देखिए ये वास्तविक कट रहा है, तो वास्तविक कट रहा है तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इस मुख अक्ष के नीचे बन रहा है। तो यही होता है कि वास्तविक कटान से बनता है और इधर जो इमेज बनता है, मान लो कि ऐसे काल्पनिक कटान होता है, ऐसे ऐसे कटता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं और इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी पर्दे पर बनाया जा सकता है। मैं आपको एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, कैंडल और एक वाइट पेज लेकर के, कि कौन से हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब है तो ये वाला जो बन रहा है ये हम पर्दा पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और ये उल्टा बनता है। ये उल्टा बना करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल जल रहा है, कैंडल जल रहा है और इधर हम लेंस लगाए, दर्पण लगाएंगे। ठीक है, और दर्पण लगाने के बाद इधर हम क्या करेंगे, एक पर्दा रखेंगे, वाइट पर्दा रखेंगे। तो देखिएगा इधर जो आएगा, यहाँ पे मोमबत्ती सीधा जल रहा है, ठीक है, लेकिन जो पर्दा पे हम प्राप्त करेंगे उल्टा जलता हुआ दिखाई देगा आपको, और आपको वीडियो में भी दिखाई देगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये हमेशा उल्टा बनता है, ये उल्टा बनेगा और पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यानी मान लीजिए आप दर्पण यहाँ पे रख रहे हैं तो इधर ही बनेगा। ठीक है, इधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा। ये दर्पण के पीछे बनता है, ये दर्पण के इधर बनेगा और इसे पर्दा पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।